1 अक्टूबर 2020 से ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग क्या है, किसको एप्लीकेबल है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे है, प्लस साथ में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो काफी क्वेश्चंस आते हैं उसके पर भी हम बातें करेंगे ये वेबिनार के अंदर। पहले समझते हैं कि ये इनवॉइसिंग क्यों है और क्यों इसको लाया गया है। वर्ल्ड में हम बात करें तो 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये ई इनवॉइसिंग ऑलरेडी लागू है। ये लाने के पीछे मेन 2 रीजन थे। एक रीजन ये था कि गवर्नमेंट को काफी टाइम से दिक्कत आ रही है कि फेक इनवॉइस जो हो रही है, जो बड़े पैमाने पे हो रही है, वो फेक इनवॉइस को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर कैसे लगाम लिए जाए, वो वहां पे इश्यू आ रहा है। दूसरा ये आ रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जब क्लेम करने जाते हैं तब रिकंसिडरेशन के इश्यू आते हैं फ्रॉम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये दोनों चीज को सुलझाने के लिए एक ऐसी सिस्टम की जरूरत थी जहां पे जो इनवॉइसेस एक बार इशू कर दिए वो वहां पे वो एक्सेप्ट हो गए, फिर देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी मिलेगी। गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं होगा कि ये फेक है कि सही है। और जो बड़े बड़े इनवॉइस है जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा टैक्स का पड़ा हुआ है वहां पे कोई इश्यू नहीं है, इसके लिए ये इनवॉइसिंग है। और हम बात करेंगे किसको एप्लीकेबल है, बट अभी जो एप्लीकेबिलिटी है सिर्फ 500 करोड़ से टर्नओवर से ज्यादा को एप्लीकेबल है, बट फ्यूचर में ये 250 करोड़ को और छोटे लोगों को भी आएगा। तो बात करते हैं अभी कि अगेन कि क्यों ये इनवॉइसिंग आया है, उसके जो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किस तरीके से ये सिस्टम को हम स्लो सिंपल कर पाएंगे, ये बात करते हैं। तो फर्स्ट आता है इजी एंड प्रिसाइज आईटीसी क्लेम। जैसे मैंने बात किया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम जब क्लेम करते हैं तो हर टाइम देखते हैं 2A के अंदर क्या है, मैंने कितना क्लेम किया है, मुझे कितना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो 2A एंड बुक्स का रिकंसिलेशन, 3B का रिकंसिलेशन ऑलवेज हम करते रहते हैं और उसके बाद भी एक कंफ्यूजन रहता है कि कितना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो क्यों करना है? आज ऐसा है कि अगर सप्लायर एंड बायर दोनों जीएसटी सिस्टम में है, सप्लायर एक इनवॉइस डाल रहा है और बायर की वो इनवॉइस वही है, तो दोनों को अलग तरीके से क्यों करना है? तो ये जो ई इनवॉइसिंग में ऐसा होगा कि एक बार सप्लायर ने पूरे इनवॉइसेस चढ़ा दिए, उसके बाद वो सब इनवॉइसेस बायर के 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो बायर क्या करेगा? बायर बेसिकली जो 2A में है वही वो क्लेम करेगा। सो सप्लायर और बायर का जो रिकंसिलिएशन है वो इश्यू खत्म हो जाएगा। दूसरा, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ इनवॉइस। आपकी जो इनवॉइस है तो आप मंथली करना पड़ता है। क्यों मंथली करने का इनवॉइस? पहले ऐसा था कि अकाउंट क्लोज होते थे ईयरली, अब ऐसा हो गया कि अकाउंट्स क्लोज होते हैं मंथली। क्यों? मंथली जीएसटी रिकंसिलिएशन होता है, मंथली जीएसटी 1 3B फाइल होता है, तो मंथली के बेसिस पे पूरे अकाउंट्स फाइनल हो रहे हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि मंथली क्यों करना है, हम रियल टाइम इनवॉइस पे क्यों नहीं कर सकते हैं? हर मंथ में बात करते हैं तो अकाउंटेंट ऐसा कहता है कि ये मंथ में ये पीरियड में तो मैं बिजी हूं, क्यों? मैं जीएसटी का काम कर रहा हूं। तो ये सिस्टम को अगर ऐसा स्मूथ हो जाए कि वो थ्रू आउट द डे एवरी टाइम एवरी वीकली बेसिस पे आप उसको कर पाओ, तो वो पॉसिबल है अगर ई इनवॉइसिंग है तो। दूसरा ये है कि सॉफ्टवेयर, आज इनवॉइस आप देखोगे तो हर एक इंडस्ट्री की अलग अलग इनवॉइस होती है, ठीक है, बट वो हर एक इनवॉइस में जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर वो सब डिफरेंट रहते हैं। आज एक कंपनी का इनवॉइस दूसरों को समझना है तो मैन्युअली रीडिंग करना पड़ता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम उसको समझ नहीं पाएगा। बट ई इनवॉइस से ऐसा होगा कि बेसिकली वो पूरा इनवॉइस रिपोर्ट आपने किया पोर्टल के ऊपर और वहां से जो क्यूआर कोड आया, तो क्यूआर कोड से एनी मशीन कैन आल्सो रीड एंड अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द इनवॉइस। तो ये जो पूरा चीज है वो इंटरऑपरेबिलिटी सॉफ्टवेयर, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ईआरपी करते हो, टैली करते हो, जोहो करते हो, कौन सा भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, बट अल्टीमेटली दे बोथ आर ऑन द सेम पैरामीटर ऑन द सेम लाइन, और उसको कोई भी सॉफ्टवेयर विद द यूज ऑफ वन कॉमन टेक्नोलॉजी दे कैन यूज इट, दे कैन अंडरस्टैंड इट। दूसरा, रिकंसिलिएशन जो है वो पूरा कम हो जाएगा, वही तो ऑब्जेक्टिव है कि ओवर द पीरियड रिकंसिलिएशन शुड कम डाउन।
एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अ वन टाइम रिपोर्टिंग। मुझे रिपोर्टिंग करना है मेरी इनवॉइसेस का एक बार, और एक बार मैंने रिपोर्टिंग किया तो जिसको मैंने सेल किया है उसके अंदर भी वो अमाउंट आ जाएगा, तो उसको फिर से रिपोर्टिंग नहीं करना है। तो वन टाइम रिपोर्टिंग करो, और उसका ओवर द पीरियड क्या होने वाला है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने रिपोर्ट किया इनवॉइस में, वो जीएसटी 1 में चली जाएगी, वो 2 में दिखेगी, बाद में वो 2B एंड 3B में भी आ जाएगी। तो एक इनवॉइस जो मल्टीपल लेवल पर रिपोर्ट होता है वो इससे कम हो जाएगा। तो ये अपने बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों होगा, और हम जब बात करते हैं किसको एप्लीकेबल है, तो सबसे पहला जो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि ये ई इनवॉइसिंग है वो 1 अक्टूबर से सिर्फ बड़े जो एसएससी है जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उनको ही एप्लीकेबल है। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि छोटे लोगों को समझना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप बायर हो और आपका सप्लायर वो 500 करोड़ से ऊपर है, तो भी आपको समझना पड़ेगा कि आपको इनवॉइस कैसे आएगी, वो इनवॉइस का क्या इंपॉर्टेंस आपके लिए है। और ये जो 500 करोड़ का टर्नओवर है वो ओवर द पीरियड इज गोइंग टू रिड्यूस टू 250 करोड़ एंड बिलो दैट आल्सो, बिकॉज ई इनवॉइसिंग इज द फ्यूचर। यही है जो आप सबको उसको समझ के आगे ले जाना है। तो रिक्वायरमेंट क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रुपीज 50 करोड़ 500 करोड़ रुपीज, वो सबको ये 1 अक्टूबर 2020 से कंपलसरी ई इनवॉइस होना चाहिए। अब ये जो चार्ट है, ये जो टेबल आपको दिया गया है, वो टेबल में बेसिकली एप्लीकेबिलिटी जो है उसको मैंने अलग अलग तरीके से डाला है। एक तो ये है कि किसको एप्लीकेबल है, दूसरा अगर आपको एप्लीकेबल है तो कौन से डॉक्यूमेंट में आपको ई इनवॉइस चाहिए, तीसरा कौन से सप्लाईज में आपको ई इनवॉइस होना चाहिए। वो तीनों चीज इसमें अपने ने समझाया है। फर्स्ट तो रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग टर्नओवर ऑफ 500 करोड़ एंड अबव, तो 1920 में आपका टर्नओवर अगर 500 करोड़ से ऊपर है तो आपको ई इनवॉइसिंग करना कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने ये सब एसएससी को एक ईमेल भी किया है जस्ट टू से कि आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आप प्रोसीजर चालू कीजिए। और काफी लोग ऐसा पूछते हैं कि अगर मुझे बेसिकली मेरा 500 का टर्नओवर नहीं है, मेरा 50 करोड़ टर्नओवर है, मुझे ई इनवॉइस करना है, तो वो इनवॉइसिंग करना पॉसिबल नहीं है। ये वॉलंटरी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ 500 करोड़ लिया है, बिकॉज जस्ट टू सी कि सिस्टम वो चलनी चाहिए। पहले जो इश्यूज हुआ था जहां पे ऐसा होगा सिस्टम वाज नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको धीरे धीरे आगे करने के लिए ये फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन किया है। जहां पे जो बड़े एसएससी से है वहां पे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ज्यादा है, उनको ये एप्लीकेबल किया गया है। अब अगर ये बेसिकली 500 करोड़ से टर्नओवर ऊपर है, बट अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स ऐसे यूनिट्स है आपका, या आप इंश्योरर, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड एनबीएफसी हो, या अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, या इन केस ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स इन मल्टीपल स्क्रीन्स लाइक पीवीआर, तो अगर ऐसी आप गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसमें आपको ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो बात किया कि 500 करोड़ का टर्नओवर है, बट अगर ये सिचुएशंस में आप फॉलो होते हो तो आपको बेसिकली ये ई इनवॉइसिंग कंपलसरी नहीं है, आपको इनवॉइसिंग नहीं करना है। तो अगर इनवॉइस करना है तो कौन से डॉक्यूमेंट इनवॉइसिंग करना है? इनवॉइस, द वर्ड इटसेल्फ सेज ई इनवॉइसिंग। तो इनवॉइस जो है, इनवॉइस एंड उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वो इनवॉइस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है। तो इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उसके लिए आपको ई इनवॉइस करना है। तो इंपोर्ट्स है, बिल ऑफ एंट्री उस पे नहीं करना है, बिल ऑफ सप्लाई है, जॉब वर्क का चलन है, डिलीवरी चलन है, ये सब इनवॉइसिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको आपको रजिस्टर नहीं करना है। ई इनवॉइसिंग ये सब डॉक्यूमेंट नहीं करना है, आपको करना है जहां पे इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, वो सब आपके इनवॉइस के रिलेटेड है, वहां पे ही आपको ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट लागू होती है। अब बात करते हैं किसको सप्लाई करते हैं, बिकॉज जनरली सप्लाई क्या होते हैं, B2B मींस रजिस्टर्ड पर्सन, सामने वाले आप जिसको सप्लाई करते हो वो रजिस्टर्ड पर्सन है, और दूसरा है वो अनरजिस्टर्ड है B2C।
कंज्यूमर है जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपको सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई है तभी भी करना है। तो B2B सप्लाईज एसईजेड को सप्लाई करते हो या एक्सपोर्ट्स है, डीप एक्सपोर्ट्स है, वो सब में आपको ई इनवॉइसिंग करना है। लेकिन अगर आप B2C अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हो तो उस केस में आपको ई इनवॉइसिंग नहीं करना है। मैं अगेन फिर से बोल रहा हूं कि B2C में आपको ई इनवॉइसिंग नहीं करना है, मींस कंपलसरी आपके लिए ऑप्शनल भी नहीं है। अगर आप B2C के डालोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा साइट से, तो आपको सिर्फ B2B जो रजिस्टर्ड पर्सन है, एक्सपोर्ट डीप एक्सपोर्ट, उसमें ही आपको ई इनवॉइसिंग करना है। तो ये जो ओवरऑल है आपको आइडिया हुआ कि किसको एप्लीकेबल है, कौन से केस में एप्लीकेबल है, कौन से डॉक्यूमेंट्स में आपको ये करना है और आपको किसको सप्लाई करते तब करना है। ये टेबल से पूरा समराइजेशन आपका हो गया है। अब हम बात करते हैं कि थोड़े जो इंपॉर्टेंट एफएक्यूज है वो हम लोग बीच में लेते जाएंगे, सो उससे आपके जो भी इश्यूज नॉर्मली होते हैं वो इश्यूज को वी कैन रिस्पॉन्ड। और सीबीआईसी ने उसके वेबसाइट के ऊपर भी पूरे एफएक्यूज डाले हैं जहां पे एक लिस्ट ऑफ एफएक्यूज आते हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो जिसमें से काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक क्वेश्चन ऐसा आज आपने बात भी किया था कि 500 करोड़ से कम टर्नओवर है, आप वॉलंटरी कर सकोगे? आंसर नहीं है। अभी 10 दिन पहले सीबीएसई ऑफिसर ने ऐसा कहा था कि अगर लास्ट 3 साल में अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर आया है बट लास्ट ईयर भी नहीं है, तो उस केस में आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन जाके, आपको रजिस्टर कर पाओगे अगर करना है तो कि मुझे ये करना है, तो उसी केस में अगर आपको ई इनवॉइसिंग करना है तो कर पाओगे। और वहां पे आपको साइट पे जाके, ऑनलाइन साइट पे जाके आपको खुद को सामने से रजिस्टर करना है, उस केस में वो लोग आपको अलाउ करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इश्यू किया है और उसमें आईआरएन नंबर नहीं है। सी आईआरएन क्या है? इनवॉइस रेफरेंस नंबर, IRN। सो इनवॉइस रेफरेंस नंबर कहां से आता है? जब आप ई इनवॉइस रजिस्टर करते हो तो वहां से एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्यूआर कोड आता है और क्यूआर कोड में आईआरएन होता है। क्यूआर कोड डालना कंपलसरी है, तो और क्यूआर कोड के अंदर आईआरएन नंबर होता है। तो अगर आपके इनवॉइस पे क्यूआर कोड नहीं है, मींस आईआरएन नंबर नहीं है, तो वो इनवॉइस वैलिड नहीं गिना जाएगा। तो अगर आपने 4 अक्टूबर को एक सप्लाई किया 10 लाख का और वहां पे आपने B2B रजिस्टर था तो भी आपने इनवॉइस का ई इनवॉइसिंग नहीं किया है, आपने क्यूआर कोड लगाया नहीं है, तो वो इनवॉइस वैलिड नहीं गिना जाएगी। तो आपका इनवॉइस वैलिड नहीं होगा और सामने वाला जो बायर है उसको उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। तो ये ई इनवॉइसिंग करना बहुत कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखना। अभी से आपको थोड़ा प्रोसेस को देख के सिस्टम को सेटअप करना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरीके से अभी देखो टाइम कितना है अपने पास, सिर्फ 1 वीक बचा है। 1 वीक के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा, रन थ्रू करना पड़ेगा कि पूरी सिस्टम सही है कि नहीं है, आपके पास जो अकाउंटेंट है जो सब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या इश्यूज है, उसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। क्योंकि ये एनी इनवॉइस इश्यूड आफ्टर 1 अक्टूबर इज नॉट वैलिड अगर उसमें आयरन नहीं है। तो अभी बात करते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, किस तरीके से अगर मुझे गवर्नमेंट की यूटिलिटी यूज किया करे, अगर मुझे ये आयरन नंबर चाहिए, मुझे क्यूआर कोड चाहिए, तो कैसे वो मिल सकेगा, हम उसकी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम देखते हैं एक ओवरऑल पिक्चर पे कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है, फिर हम लोग आपको दिखाएंगे कि गवर्नमेंट की पोर्टल के ऊपर कहां पे कौन सा चीज है और किससे आप इनवॉइसिंग कर पाओगे। तो 4 पार्टीशन है, 4 पार्ट्स है ये प्रोसेस के। फर्स्ट पार्ट है सेलर का, दूसरा काम है आईआरपी का, थर्ड जीएसटी सिस्टम का एंड फोर्थ बायर। ये 4 पार्ट है। सेलर, आप 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, आपको एप्लीकेबल है, तो आपको आपकी इनवॉइस की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी है आईआरपी पोर्टल पे। अभी वो करने के लिए देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर।
अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जहां पे इस सॉफ्टवेयर से अभी आप डायरेक्टली कर पाओगे, तो अगर सॉफ्टवेयर खुद बात करता है पोर्टल से तो आप आपके सॉफ्टवेयर पे काम कर पाओगे और सॉफ्टवेयर से पूछ कर पाओगे। अगर आपका जो ईआरपी और अकाउंटिंग मैगेज जो है वो कैपेबल नहीं है, वो सॉफ्टवेयर जो आईआरपी से बात नहीं करता है, तो उस केस में आप मैन्युअली जाके आईआरपी में रजिस्टर कर पाओगे। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर वो करता है तो इश्यू नहीं है, अगर नहीं करता है तो सब इंफॉर्मेशन आपको अपलोड करनी पड़ेगी, बल्क अपलोड, ये आईआरपी के साइट के ऊपर। एक बार आप आईआरपी के साइट के ऊपर वो सब इंफॉर्मेशन अपलोड करोगे, उसके बाद आईआरपी क्या करेगा, फर्स्ट उसको वैलिडेट करेगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो सब बेसिक चेक्स करेगा कि इंफॉर्मेशन वो सही है कि नहीं है। वो वैलिडेशन करने के बाद सही लगेगा तो साइन करेगा, डिजिटली साइन करेगा और एक क्यूआर कोड वो बना के आपको देगा। ये क्यूआर कोड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्यूआर कोड आपको इनवॉइस पे लगाना है और आप इनवॉइस बायर को दे सकते हो। और जैसे भी आपने ये पोर्टल पे इनवॉइस की इंफॉर्मेशन डाली, आईआरपी जो है इनवॉइस रजिस्टर पोर्टल, आईआरपी ये सब इंफॉर्मेशन पुश करेगा जीएसटी इनके अंदर। तो जीएसटी 1 क्या है? जीएसटी 1 इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो आपने जो भी इनवॉइस को रजिस्टर किया वो भी आउटवर्ड सप्लाई है, तो ये सब इंफॉर्मेशन जीएसटी 1 में होती है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपकी जीएसटी 1 के अंदर सब आईआरपी पोर्टल पुश करेगा। तो जब आप मंथ एंड में आपका जीएसटी 1 देखा हुआ है तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन B2B की जो आपने चढ़ाई थी आईआरपी के अंदर वो सब आपको मिलेगी ऑटोमेटिकली टेबुलेटेड, रेडी इन योर जीएसटी 1। उसके बाद ये क्या होगा कि जो बायर है उसको भी 2A में दिखेगा कि ये सब इनवॉइसेस ऑलरेडी चढ़ गई है जिसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाओगे। तो ये हुआ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल प्रोसेस। नाउ लेट अस लुक एट स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से इसमें अपने आगे जा सकेंगे, राइट। फर्स्ट very important thing is that the portal, the website which is right now active on which you have to do this process is einvoice1.gst.gov.in। ये वेबसाइट में आपको जाके वहां पे आप देखोगे तो देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, सेकंड इज लॉगिन। रजिस्ट्रेशन किसको करना है? जो फर्स्ट टाइम अपने को रजिस्टर करना चाहते हैं उसको एक बार रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और अगर एक बार रजिस्टर किया उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं उसके पहले आप देखो कि पोर्टल पे सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। राइट हैंड साइड पे नीचे लेटेस्ट अपडेट्स है, जो भी न्यूज है रिगार्डिंग ई इनवॉइस वो सब इनवॉइसेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आते रहेंगे। प्लस सब इंफॉर्मेशन जैसे सर्च करना है, वेरीफाई करना है, आपको हेल्प चाहिए, वीडियो ट्यूटोरियल्स, वो सब इस पे अवेलेबल है। अब बात करें पहले अपने रजिस्ट्रेशन की, तो एक चीज है कि सिंगल साइन ऑन फॉर ई इनवॉइस एंड ईवे बिल। तो ईवे बिल में आपकी जो यूजर आईडी पासवर्ड है, सेम यूजर आईडी पासवर्ड, सेम लॉगिन क्रेडेंशियल्स विल आल्सो वर्क इन हियर ई इनवॉइस पोर्टल, राइट। अगर वो नहीं है आपके पास, ईवे बिल का आपने नहीं किया बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है जहां पे जाके आप इसको रजिस्टर कर पाओगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉगिन। तो लॉगिन का होम पेज पे बेसिकली था, मैंने दिखाया आपको, वहां पे क्लिक कीजिए, आप यूजर आईडी पासवर्ड डालिए एंड वो करने के बाद आप लॉगिन करोगे। जैसे आप लॉगिन करोगे आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा ये स्क्रीन, जहां पे आपको दिखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड मेनू है, ई इनवॉइस, एमआईएस रिपोर्ट्स, यूजर मैनेजमेंट्स, एपीआई रजिस्ट्रेशंस, चेंज पासवर्ड, अपडेट्स, ईवे बिल। ये सब मेनू आपका खुद का मेनू है जो आप कर पाओगे। और सेंटर में जो दिखता है आपको वो है डैशबोर्ड आपका, जहां पे कितने आपने ऑलरेडी जनरेट किए इनवॉइस नंबर्स और कितने आपने कैंसिल किए उसका कल का और ड्यूरिंग दिस मंथ वो दोनों रिपोर्टिंग फिगर्स इसमें आ जाएंगे। एंड अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से अपने बल्क जनरेशन कर पाएंगे। बिकॉज क्या होता है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक जन पे एवरीडे कितनी सारी इनवॉइस जनरेट होती है, तो हर एक को एक एक नहीं करना है। यार ऑनलाइन एक पोर्टल है, अगर आपका सॉफ्टवेयर आपको एक्सेस देता है तो आपको ऑनलाइन जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर आपको एक्सेस नहीं देता है, अगर सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन नहीं है
आईआरपी के साथ में, तो आप ऑनलाइन जो मैंने साइट दी वहां पे जाओ, वहां पे बल्क जनरेशन ऑफ आयरन का ऑप्शन है, वो बल्क जनरेशन ऑफ आयरन में जाके आप एक सिलेक्ट बल्क जनरेशन ऑफ टूल्स करोगे वहां पे, तो उसके बाद इस तरीके से आपको 4 डिफरेंट टाइप की ये ऑप्शंस मिलेगी जो फाइल के फॉर्मेट्स हैं। अगर सिंपल सा आपका फॉर्मेट है तो एक ही फाइल के अंदर आप B2B SEZ एक्सपोर्ट्स डीम्ड एक्सपोर्ट डालना है तो वो फर्स्ट फॉर्मेट है। इस तरह के देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स। आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप वो फॉर्मेट को डाउनलोड करोगे और वो फॉर्मेट में सब इंफॉर्मेशन चढ़ा के आप उसको अपलोड कर पाओगे। तो ये है कि आप सिलेक्ट करो वॉट एवर एप्लीकेबल फॉर्मेट एंड डाउनलोड करो, मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेट को आप डाउनलोड करो जेसन प्रिपरेशन टूल का। जब आप अपलोड करोगे, जैसे जेसन फॉर्मेट आपने डाउनलोड किया, आपने सब इंफॉर्मेशन डाल दी और उसके बाद आपको अपलोड करना है। अपलोड के टाइम ध्यान में रखना है कि साइज फाइल की 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट जो भी इनवॉइसेस आपने इनकरेक्ट है, जहां पे वैलिडेशन जो रन किया आईआरपी ने, वो वैलिडेशन में कहीं पे एरर्स है, कहीं पे इश्यूज है, तो वो सब एरर्स वाली इनवॉइसेस वो रिजेक्ट कर देगी। तो इनकरेक्ट इनवॉइसेस जो है वो इतने रिटर्न वो आपको वापस देगा कि नहीं ये इनवॉइस जो है इनकरेक्ट है, मैं उसको रजिस्टर नहीं करूंगा। तो इस तरीके के आपके पास एक स्नैपशॉट आ जाएगा कि अपलोडेड फाइल कितनी थी, 100 थी, और उसमें से कितनी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई, तो 90, और फिर आई 10 फाइल जो फेड हुई, और नीचे लिस्ट आएगा कि इतने फाइल जो है वो सक्सेसफुली अपलोडेड फाइल है। और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल के अंदर, आप साइन जेसन भी उसमें डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके से ये पूरा आपका इंफॉर्मेशन है। आप उसमें 1, 10, 50, 100, 200 इनवॉइसेस भी आप उसको आराम से एक में अपलोड कर सकते हो, और हर एक इनवॉइसेस जितने अपलोड किए उसका हर एक का आईआरएन नंबर, हर एक का QR कोड आपके पास आ जाएगा। अब एफएक्यूज की बात करते हैं। इसके रिलेटेड एफएक्यूज जो है, काफी टाइम क्वेश्चन होता है कि मुझे जो चार्जेस है वो मुझे बेसिकली कहाँ शो करने हैं। सो बेसिकली इसमें ऐसा है कि हाउ टू मेंशन द चार्जेस विच आर नॉट पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। फॉर एग्जांपल फ्रेट्स, इंश्योरेंस, पैकिंग, फॉरवर्डिंग चार्जेस, एमोर्टाइजेशन चार्जेस, दीज आर द चार्जेस। वो चार्ज के में जीएसटी बेसिकली दे आर लेविएबल। अगर वो चार्जेस लेविएबल है, चार्जेस है जिसमें जीएसटी लेविएबल है, तो आपको एक अलग से आइटम क्रिएट करके ऐड करना है। अगर लेवेबल है तो, अगर लेवेबल नहीं है तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगा, बट अगर चार्जेस लेवेबल है तो आपको एक एडिशनल आइटम ऐड करके उसको ऐड करना है, एंड देन आप उसको अपलोड कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें ऐसा है कि जहां पे जैसे टीसीएस है, टीसीएस में कहां लिखूं, बिकॉज ई इनवॉइस में अलग से कोई टीसीएस लिखने का जगह नहीं है। सो टीसीएस जो अभी रिसेंटली जो आया है, टीसीएस अगर आप आपके इनवॉइस में डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको ई इनवॉइस में डालना है तो आप अगर सेपरेटली एक फील्ड डाल सकते हो अदर चार्जेस। वो अदर चार्जेस में क्या होता है, जीएसटी लगता नहीं है, बिकॉज टीसीएस में जीएसटी नहीं लगता है। तो अदर चार्जेस करके एक फील्ड करके आप उसका एक यूज कर सकते हो और आप उस तरीके से उसको डाल सकते हो। ये नेक्स्ट पॉइंट है, जो सप्लाई जो है वो बेसिकली दीज आर नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। जैसे मैंने कस्टमर को 2 सप्लाईज दी है, एक सप्लाई ऐसा है जीएस में जीएसटी लागू होता है, और दूसरा ऐसा है कि जो जीएसटी के आउटसाइड है। तो उस केस में आई कैन इशू अ सेपरेट इनवॉइस फॉर अ सप्लाई विच आर आउटसाइड जीएसटी एंड सप्लाईज फॉर विच आर विद इन जीएसटी। उस तरह के सेपरेट इनवॉइस मैं रेज कर सकता हूं। अब जो क्वेश्चन नॉर्मली होता है ये था कि मैंने जब मेरा जो बल्क इनवॉइस अपलोड किया तो कौन से फील्ड ऐसे हैं जो फील्ड वैलिडेट होते हैं, आईआरबी कौन से फील्ड को चेक करता है। तो उसका लिस्ट बेसिकली अवेलेबल है, जहां पे नॉर्मली फर्स्ट दे चेक अबाउट द जीएसटी, सप्लायर्स जीएसटी इनवॉइस नंबर, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है, इनवॉइस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, फाइनेंशियल ईयर फॉर विच इट इज बीइंग यूज्ड, एंड विच इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ आईआरएन। तो ये सब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं हर एक इनवॉइस के अंदर, वो सब इन्फॉर्मेशन चेक करता है, वैलिडेट करता है। अगर वो सब सही है, बिकॉज क्या बोला B2B होगा तो ही वो लेगा, अगर B2C है तो उसको वो वापस भेजेगा।
तो वो सब इंफॉर्मेशन वैलिडेशन जो है वो IRP करेगा। अब हम बात करते हैं कैंसल आयरन। मैं कैंसल आयरन के पहले एक जो राइटिंग से आप दिख रहे हो वो क्या है कि आयरन कैसे लिखता है। इतना बड़ा आयरन नंबर होता है। ये जो आयरन नंबर है वो आयरन नंबर आपको डालना है तो आप इनवर्स पे डाल पाओगे। अगर आपको नहीं डालना है इनवर्स पे तो आपको कंपल्सरी नहीं है, बिकॉज क्यूआर कोड जो है क्यूआर कोड में वो आयरन ऑलरेडी आ गया है। अब बात करते हैं कैंसल आयरन की। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज नया सिस्टम है, सब लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। उस केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ भूल हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए। अगर वो मिस्टेक हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? तो मुझे वो आयरन कैंसिल करना होगा। तो कैंसिल कैसे पॉसिबल है तो वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको 24 आवर्स के अंदर आपको कैंसिल करना है, आपने आयरन जनरेट किया, आपको इमीडिएटली मालूम चला अरे मेरी गलती हो गई है, तो विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन ऑफ आयरन तो आप पोर्टल पे जाओ और आप उसको सिंपली कैंसिल कर पाओगे। कैंसिल करने के लिए एक प्रोसीजर क्या है मैं बोलता हूं आपको, बट यस विद इन 24 आवर्स है तो आपको आयरन कैंसिल कर पाओगे। अगर आपने बेसिकली आयरन जनरेट किया और उसके बाद ईवे बिल भी बन गया है, तो एक बार ईवे बिल बन गया ना तो आप उसको कैंसिल नहीं कर पाओगे, बिकॉज ईवे बिल का मतलब होता है कि गुड्स में बी अंडर द ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स वो ट्रांसपोर्ट में कहीं हो सकते हैं, तो एक बार ईवे बिल बनने के बाद वो आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। अगर आपके 24 आवर्स ऑलरेडी हो गए और उसके बाद आपको कैंसिल करना है तो उस टाइम में एक ही ऑप्शन है कि आपको जीएसटी का फाइल, जीएसटी 1 फाइल करते हो, उस टाइम आप उसको कैंसिल कर पाओगे बाय क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, राइट। तो उस तरीके का ये कैंसिल का प्रोसेस है। अगर विद इन 24 आवर्स है तो कैसे करोगे? तो फर्स्ट थिंग, एक ई इनवॉइस के अंदर कैंसिल का एक सब ऑप्शन अवेलेबल है, वहां पे क्लिक करोगे तो वहां पे दिल आस्क यू कि एदर यू गिव एक्नॉलेजमेंट नंबर और IRN. So acknowledgement number is what once IRN is generated at that time they also issue acknowledgement number. तो either you can use acknowledgement number or IRN for the purpose of cancellation. एक बार वो क्लिक करोगे तो ये फॉर्म आएगा, ये इनवॉइस की इंफॉर्मेशन आएगी, वो इनवॉइस की इंफॉर्मेशन आप देख लो, कंफर्म करो। उसके बाद आपको ये यहाँ डालना है कि क्या रीजन है। कैंसिल का एक ड्रॉप डाउन मेनू है जहां पे 3-4 रीजन में आपको सिलेक्ट करना है और रीजन लिखना है कि मेरी गलती हो गई थी, देयर आर सम इश्यूज ऑन दैट, तो वो आपको कैंसिलेशन रीजन डालना है एंड देन वंस यू अपडेट इट विल बी कैंसिल्ड। अब FAQs देखते हैं कि IRN रिपोर्ट टू IRP कैन बी कैंसिल। आई थिंक वी डिस्कस दिस पॉइंट कि अगर 24 घंटे के अंदर है तो आप कैंसिल कर पाओगे, प्रोवाइडेड ईवे बिल जनरेट नहीं हुआ है। अगर 24 घंटे से ज्यादा हो गया है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, GSTR 1 में जब फाइल करो उस टाइम आप उसको क्रेडिट नोट से कैंसिल कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मैंने कैंसिल कर दिया है, कैन आई यूज द नंबर, इनवॉइस नंबर अगेन? नो, यू कैन नॉट यूज इट। आपने एक बार जो इनवॉइस नंबर यूज किया उस पर IRN जनरेट किया, आपने वो कैंसिल किया IRN, तो इनवॉइस नंबर आपको फिर से नहीं मिलेगा, आपको दूसरा इनवॉइस नंबर ही यूज करना पड़ेगा। एक बार कैंसिल करने के बाद सेम इनवॉइस नंबर आप एक बार यूज नहीं कर पाओगे फिर से। अब बात करते हैं ई इनवॉइस प्रिंट, कैसे प्रिंट करेंगे ई इनवॉइस को। तो क्यूआर कोड जो है वो क्यूआर कोड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्यूआर कोड है। आपने जो रिपोर्ट किया वो रिपोर्ट करने से आपके पास क्या आया? आपके पास क्यूआर कोड आया, वो क्यूआर कोड आपको प्रिंट करना है आपके इनवॉइस के ऊपर, राइट। तो कैसे करेंगे? तो सिलेक्ट प्रिंट सब ऑप्शन, उसके बाद वहां पे जाओगे ई इनवॉइस में प्रिंट का ऑप्शन है, वहां पे जाके आप एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के IRN करके प्रिंट कर पाओगे। ये जो ई इनवॉइस का फॉर्मेट है वहां पे राइट हैंड साइड ऊपर क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड कहीं भी आप लगा सकते हो कि आपको ई इनवॉइस जनरेशन की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, 2-3 बार बोलूंगा कि ये जो है ई इनवॉइस डजंट मीन आपको इनवॉइस ऑनलाइन जनरेट करना है, इट इज इनवॉइस रिपोर्टिंग सिस्टम। ऑनलाइन रिपोर्ट करना है इनवॉइस, उसको बोलते हैं ई इनवॉइसिंग। आपको जनरेट कहां से करना है? आपके खुद के सॉफ्टवेयर में, आपके खुद के अकाउंटिंग पैकेज में, आपके खुद के ERP में आपको इनवॉइस जनरेट करनी है, राइट। तो बेसिकली आपको इनवॉइस जनरेट करनी है आपके खुद के पैकेज में।
आपको इनवॉइस रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट करने के बाद जो क्यूआर कोड आया है वो क्यूआर कोड आपके इनवॉइस में डालना है, और वो डालने के बाद आप जिस तरीके से इनवॉइस देते हो उस तरीके से आप बायर को थ्रू ईमेल, थ्रू हार्ड कॉपी प्रिंट करके आप दे पाओगे। एफएक्यूज में डिजिटल सिग्नेचर्स कंपलसरी है नहीं। ये ई इनवॉइस डजंट मीन आपको इनवॉइस ऑनलाइन करनी है, डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी नहीं है। आपको डीएससी लगानी है तो सेपरेटली उसके रूल्स है वो फॉलो करके आप कर सकते हो, बट डीएससी आपकी सप्लाई के लगानी कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट ये कि आईआरपी जो पोर्टल पे आपने सब इनवॉइस डाला है, तो क्या आईआरपी पोर्टल सब इनवॉइस को स्टोर करता है? आर्काइव अवेलेबल होगी? नहीं होगी। वो सब इनवॉइसेस वहां पे स्टोर नहीं होती है, तो वो सब आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। और दूसरा ये कि सबका ऐसा क्वेश्चन होता है कि मुझे मेरा इनवॉइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक कंपनी के लिए, बिकॉज आप वो इनवॉइस आप देते हो कस्टमर को, तो वो इनवॉइस में आपको आपका लोगो डालना है। तो आपको लोगो डालना है, आपको डिजाइनिंग करनी है, आपको कलर कॉम्बिनेशन करना है, आपको डिफरेंट चीज डालनी है, वो सब आप कर पाओगे। आपको उसमें कुछ टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ क्यूआर कोड जो आपने ऑनलाइन लिया है वो ही क्यूआर कोड आपको इनवॉइस में डालना है, और वो क्यूआर कोड आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो। जरूर नहीं आपको ऊपर प्लेस करना है, नीचे करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है। यू कैन डिसाइड दैट। ओनली थिंग इज दैट कि क्यूआर कोड जो आप प्लेस करोगे वो रीडेबल होना चाहिए। अगर आप प्रिंट करते हो तो प्रिंट से वो एक्सट्रैक्ट हो सके, ऐसा होना चाहिए। एक चीज है कि मुझे आयरन जो है वो आयरन बेसिकली मुझे प्रिंट करना है कि नहीं करना है इनवॉइस के ऊपर, तो नहीं प्रिंट करना है, वो ऑप्शनल है। आयरन प्रिंट नहीं करना है। क्यूआर कोड जो आपने प्रिंट किया उसके अंदर आयरन ऑलरेडी आ गया है, और क्यूआर कोड कंपलसरी है, वो आपको करना पड़ेगा। और ये जो बात की आपने कि क्यूआर कोड प्रिंट करना है, क्यूआर कोड कहाँ प्लेस करना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कहीं पे भी आपके इनवॉइस में क्यूआर कोड को प्लेस कर सकोगे। एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट, वो दो चीज आपको जब आती है आईआरपी से लेके, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट कहीं पे लिखना, कहीं पे डालना जरूरी नहीं है। इट्स ओनली फॉर एक्नॉलेजिंग कि आपकी इंफॉर्मेशन मिली है। उसको लिखना कि नहीं लिखना वो आपके ऊपर डिपेंड है, कंपलसरी रिक्वायरमेंट कोई इस पे नहीं है। और मुझे अगर डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट इनवॉइस कॉपी इश्यू करनी ऐसी रिक्वायरमेंट ई इनवॉइस में एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर लिखा हुआ है रूल 48(6) के अंदर कि अगर आप ई इनवॉइसिंग करते हो उस टाइम ट्रिप्लिकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आप बायर हो और आपको ई इनवॉइस वेरीफाई करना है, तो वही पोर्टल पे, वही साइट पे जाके आप वेरीफाई का ऑप्शन डाल के आप वहां पे ई इनवॉइस का आईआरएन नंबर डाल के उसको वेरीफाई कर पाओगे। और सिंपली क्यूआर कोड जो है, क्यूआर कोड को आप एक्सट्रैक्ट करोगे मोबाइल ऐप से, वहां से भी यू कैन वेरीफाई दिस ई इनवॉइसिंग। आपको अगर अमेंडेड डिटेल्स है, रिपोर्ट इनवॉइस जो है उसको अमेंड करना है, तो अमेंड करने के लिए आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट करनी पड़ेगी, और उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप कैंसलेशन की हमने ऑलरेडी बात किया है कि कैंसलेशन विदिन 24 आवर्स पॉसिबल है। बियॉन्ड दैट आपको अमेंड करना पड़ेगा, जीएसटी 1 में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ई वे बिल जनरेशन का। जनरेट ई वे बिल के अंदर बेसिकली जैसे हमने बात किया कि ई वे बिल का जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड आईआरपी का लॉगिन क्रेडेंशियल सेम है, वही ई वे बिल के अंदर, वही इनवॉइसिंग के अंदर देयर इज अ सेपरेट कॉलम ऑफ ई वे बिल। तो जो भी इनवॉइस आपने इंफॉर्मेशन दिया आईआरपी के अंदर, और ई वे बिल में देयर आर टू पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है ई वे बिल में, दिस इज फॉर इनवॉइस इंफॉर्मेशन, एंड पार्ट बी जो है वो ट्रांसपोर्ट डिटेल्स है। तो पार्ट ए जो है वो पूरा आपका इनवॉइस रजिस्ट्रेशन करने से इंफॉर्मेशन उसमें आ जाएगी। तो अगर आपको पुश करना है तो आप वही पोर्टल से वो सब इंफॉर्मेशन यू कैन पुश टू ई वे बिल। तो जैसे आप पुश करोगे तो इनवॉइस की सब इंफॉर्मेशन पार्ट ए में आ जाएगी, फिर आपको पार्ट बी में ऐड करना है ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, और उसके बाद आप उसको कर पाओगे। तो ई वे बिल में का ऑप्शन अवेलेबल है इनवॉइस में, और वहां जाके आप जनरेट ई वे बिल कर सकोगे। एफएक्यूज में ई वे बिल ऑटो जनरेट नहीं होता है, बट ई वे बिल का जो पार्ट ए है वो ऑटो जनरेट हो पाएगा, बिकॉज पार्ट ए इज ओनली फॉर द इनवॉइस डिटेल्स जो आपने रिपोर्ट की है। पार्ट बी ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन है, वो ट्रांसपोर्टेशन इंफॉर्मेशन तो आपको डालनी पड़ेगी।
अब एक पॉइंट जो है डिस्कस करना है अपने को कि देयर इज कंफ्यूजन कि डायनेमिक क्यूआर कोड और क्यूआर कोड में डिफरेंस क्या है। जैसे हमने बात किया कि क्यूआर कोड आपको प्रिंट करना है और एक नोटिफिकेशन ऐसा आया जहां पर ऐसा लिखा है कि 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, उस केस में जब आप B2C करते हो उस टाइम आपको डायनेमिक क्यूआर कोड इनवॉइस में डालना है। तो ये दोनों डिफरेंस क्या है ये टेबल आपको देता है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो पर्पस जो है वो पूरा डिफरेंट है। ई इनवॉइसिंग में पर्पस ऐसा है कि B2B केस में आपको रिपोर्ट करना है ऑनलाइन और वो रिपोर्ट करने के बाद वो जीएसटी में पुश होगा। एज फार डायनेमिक क्यूआर कोड इज कंसर्न, तो डायनेमिक क्यूआर कोड में ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि जो B2C जो कस्टमर्स है जो कंज्यूमर्स है उनको अगर डायरेक्टली पेमेंट करना है थ्रू सिस्टम, तो अगर क्यूआर कोड होगा तो देन दे कैन प्रिंट फ्रॉम दैट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू एनेबल पेमेंट यूजिंग यूपीआई मोड, ये डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऐसा है कि डायनेमिक क्यूआर कोड वो आपको खुद को बना के आपके इनवॉइस में डालना है, उसमें आपको कुछ रिपोर्टिंग नहीं करना है, उसमें आईआरपी की कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको खुद को डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करके आपके इनवॉइस में डालना है। और ये जो क्यूआर कोड है नॉर्मली इट इज ओनली फॉर ई इनवॉइसिंग, जहां पे आपको रिपोर्ट करना है और वहां से क्यूआर कोड जनरेट का आएगा जिसमें आईआर नंबर है फॉर B2B। तो ये मोटा मोटी जो डिफरेंस है बिटवीन B2B B2C फॉर 500 करोड़ मोर टर्नओवर वाली कंपनी के अंदर। लास्ट स्लाइड बिफोर आई एंड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द चैलेंजेस फॉर इंडस्ट्री, बिकॉज टाइम जो है टाइम शॉर्ट है। मेरा मानना है कि आप सब कंपनी ने इस पे काफी तैयारी किया होगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग पैकेज वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑनलाइन जाके वो सब इंफॉर्मेशन नहीं करनी है एवरी टाइम, तो देर आर वेरियस सॉफ्टवेयर अवेलेबल और आपके खुद के जो सॉफ्टवेयर है वहां पे आप बात करोगे तो आपको इंटीग्रेशन कर देगा। जो इंटीग्रेशन है कि क्या होगा कि आप अकाउंटिंग करोगे, आप उसको पुश करोगे और वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक चली जाएगी वहां पे, तो आपको मैन्युअली वो नहीं करना पड़ेगा। तो जो भी है यू नीड टू रियली प्लान आउट कि आपको ऑनलाइन करना है, सॉफ्टवेयर से करना है, सॉफ्टवेयर से करना है तो सॉफ्टवेयर वाले से बात करके वो जो चेंजेस है वो करके देगा। सेकंड थिंग है कि ट्रेनिंग टू स्टाफ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगेन ये भी है कि जो करने वाला ये चीज वो ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट थिंग नया है, फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है, किसी को आइडिया नहीं है और कैंसिलेशन की जो रिक्वायरमेंट है आफ्टर 24 आवर्स कैंसिलेशन नहीं होगा, विद इन 24 आवर्स आप कैंसिल कर पाओगे। तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर स्टाफ जो बंदा कर रहा है वो ट्रेन होना चाहिए, कौन से इनवॉइस पे कौन से डॉक्यूमेंट पे मुझे बनाना आयरन करना है, कौन से पे नहीं करना है, किस टाइप पे करना है किस पे नहीं करना है। तो ये इंफॉर्मेशन एंड बेसिक प्रोसेस वो क्लियर होना चाहिए जो आदमी कर रहा है। तीसरी ऐसा है चीज है कि बायर को कम्युनिकेशन करो कि आपको जो नॉर्मल इनवॉइस है वो नहीं मिलेगी, ई इनवॉइस बेसिकली आपको मिलेगी, तो वो कम्युनिकेशन करो और बायर हैज टू अंडरस्टैंड, दे हैव टू कम्युनिकेट विद द सेलर अगर वो 500 करोड़ से ऊपर वाला है कि बेसिकली मुझे ई इनवॉइस ही देना तो ही मुझे इनपुट स्टैंडर्ड में मिलेगी। जो ये सब चीज है वो सिर्फ कम्युनिकेशन उसको क्लियर करना पड़ेगा। सबसे लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिकंसिलेशन। सब जब से जीएसटी आया है हम लोग सब रिकंसिलेशन करते हैं, ऐसा लगता है मंथ ऑन मंथ बेसिस ईयर ऑन ईयर बेसिस रिकंसिलेशन होता है, रिकंसिलेशन बिटवीन 2A and 3B, रिकंसिलेशन बिटवीन GST1 एंड अकाउंट्स, तो काफी सारे रिकंसिलेशन होते हैं। अब पॉसिबली इनिशियल पीरियड में आपको एक मोर रिकंसिलेशन करना पड़ेगा कि अकाउंट्स में जो है इनवॉइसेस B2B के वो इनवॉइसेस और आईआरपी में जो दोनों के सेम है कि नहीं है। सब इनवॉइसेस जहां पे मुझे इनवॉइस करना है सब में हुआ कि नहीं हुआ है, बट मेरा सब मानना है कि ओवर द पीरियड ये स्मूथ हो जाएगा, आपको रिकंसिलेशन कम करना पड़ेगा बिकॉज अल्टीमेटली ये सब फिगर ही पुश होगी GST1 में, तो GST1 में इश्यूज नहीं होंगे, बट इनिशियली थोड़ा ध्यान रख के सावचेती लेके अपने को ये सब करना पड़ेगा। सो ये जो हमने पूरा डिस्कशन किया वो डिस्कशन में एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिर्फ स्टार्ट है और आगे ओवर द पीरियड ये 500 करोड़ जो टर्नओवर वो कम होगा, 200 का होने वाला है और काफी लोग इसमें जुड़ने वाले हैं और इनिशियली कोई भी चेंज करेगा तो अपने को डिफिकल्टी होने वाली है, बट इससे क्या होगा कि पूरी सिस्टम पूरी प्रोसेस आपकी स्मूथ हो जाएगी। देयर में बी इश्यूज इनिशियली बट ओवर द पीरियड आपको रिकंसिलेशन कम हो जाएंगे, आपको जीएसटी फाइलिंग के टाइम अच्छा रहेगा, बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अच्छा मिलेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट फ्यू मंथ
जहां पे आपको ये देखना है कि सिस्टम में आप इजीली सिस्टमेटिकली आप वहां पे मूव हो रहे हो और जो स्टाफ है वो उसमें ट्रेन है।